देखिए आज का पहला प्रश्न है, सोनल और अर्जुन मिलकर किसी कार्य को 57 दिन में करता है। अर्जुन और रोहन उसी काम को मिलकर 38 दिन में और रोहन और सोहन मिलकर 38 दिनों में पूरा करता है। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये प्रश्न आपका एग्जाम का पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला यहाँ पे? सोनल और अर्जुन, एस फॉर सोनल ले लो और ए फॉर अर्जुन ले लो, यानी दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 57 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए तो अर्जुन और रोहन, ए फॉर अर्जुन, आर फॉर रोहन, दोनों मिलकर 38 दिन में काम को समाप्त कर दिया। ठीक है, रोहन और सोहन, आर फॉर रोहन था, एस फॉर सोहन था, ये दोनों ने मिलकर 38 दिन में काम को समाप्त किया। ये प्रश्न बोल रहा है। फिर पुनः बोला प्रश्न में कि तीनों मिलकर, कौन? तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो देखो, जब भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न रहेगा तो ये जो दिन दिया हुआ है इसका तीनों का लासा ले लीजिएगा, 57, 38 का लासा लीजिएगा और जो लासा आएगा उस, जैसे कि यहाँ पे लासा आया 114, यही हमारा कुल काम हो गया। क्या हो गया? कुल काम मेरा यही हो गया। ठीक है, मान लो टोटल काम 114 करना है। ये दोनों मिलकर, ये दोनों सोनल और अर्जुन मिलकर 57 दिन में कर रहा था, तो टोटल 114 काम है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 2 काम करेगा। एक दिन में 57 दूनी 114, 57 दूनी 114, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहा था। उसी तरह 38 गुने 3 होता है 114, यानी अर्जुन और रोहन मिलकर 3 काम कर रहा है। 38 तिया 114, यानी ये भी। अब बात हुआ कि तीनों मिलकर बोला, तो तीनों यहाँ पर जब इधर सबको जोड़िएगा तो 2 बार आपका सोहन आ गया इसलिए 2 कॉमन ले लिया, 2 बार आपका रोहन आ जाएगा, 2 बार अर्जुन आएगा इसलिए 2 कॉमन ले लिया। सोहन प्लस अर्जुन प्लस रोहन, इधर जब जोड़ दिया तो इधर भी जोड़िएगा। ठीक है, 3 3 6 2 8, तीनों मिलकर इस तरह से हुआ। क्या? टोटल एक दिन में सभी मिलकर 8 काम कर रहा था। तो सोहन प्लस अर्जुन प्लस रोहन की बात किया जाए तो 8/2 यानी कि 4। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम किया? 4 काम किया। तो बोला प्रश्न में पूरे काम को करना है, तीनों मिलकर पूरे काम, तो पूरा काम आपका 114 है। एक दिन में 4 काम करेगा, 2 दिन में 8, 3 दिन में 12, 4 दिन में 16 करेगा। इसी तरह आगे चलेगा तो क्या करेंगे? इसको भागा दे दीजिएगा। इसको हम भागा दे दें तो देखो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से काट दो, 4 से 4, 1 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 14, 4 8 32, यानी कि 28.5 दिन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? 28.5 दिन। आंसर की बात करें, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई क्या है? तो देखो, जब भी कोई ट्रेन अगर किसी पुल की लंबाई को पार करेगा, ट्रेन किसी पुल को पार करेगा, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा या फिर किसी सुरंग को पार करेगा, जो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई और प्लस जो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? पुल, तो पुल की लंबाई, यही आपका दूरी का काम करेगा। दूरी का काम क्या करेगा? ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। तो आपको यहाँ पर हम जानते हैं सर, दूरी बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका 120 मीटर है आपका ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई पता नहीं, x मान लो। टोटल दूरी मेरा हो गया। स्पीड आपका दिया हुआ 60, यहाँ पे दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, लेकिन ये आपका मीटर में है, सारा आंसर भी मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, 5/18 से गुना करते हैं। कितने से? 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना कर दिया, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब गुने टाइम कितना है आपका? 18। तो यहाँ पे 18 से गुना कर देना है। ये 18 से 18 कैंसिल हो गया। 120 प्लस का x बराबर 6, 60 बचे 300 किया। x बराबर कितना हो गया? 180 मीटर, यानी पुल की लंबाई कितना है? 180 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको करवाया जाएगा सारे एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्नों का। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न कहता है कि एक टेबल फैन को 28,2827.06 में बेचने पर इसे
2203 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर मैं किसी टेबल को इतना में बेचने इतना रुपया में बेचूं और इतना रुपया में बेचने पर जो हानि होगा उससे 14% ज़्यादा लाभ होगा यहाँ पर। यानी कि सीधा कह रहा है कि 2230 रुपया में बेचने से जो हमें हानि होगा उससे 14% ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको 28,2827.06 रुपया में बेचने से। तो अगर 14% का मैं लाभ कमाना चाहता हूँ तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न हो गया। समझिएगा क्या बोला, मान लो सीपी को एक्स, मान लो क्रय मूल्य एक्स रुपया है। अब यहाँ पर 2230 रुपया में बेचा, यहाँ से यहाँ तक 230 रुपये में बेचा, हानि हुआ। ठीक है, और 28,27.06 इतना रुपया में बेचा तो इसे लाभ होगा। तो यहाँ जो हानि हुआ, यहाँ जो हानि होगा इससे 14% ज़्यादा यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है, तो 14% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूँ तो 14/100 कीजिएगा तो 7/50 होगा। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे 50 रुपया के हानि हुआ तो 50 की तुलना में 7 रुपया अधिक लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ कितना होगा 57 का, रेशियो से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो के बीच की गैप किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का गैप कितना हो गया 107 रुपया में बात करें। यहाँ से यहाँ तक का गैप की बात किया जाए तो आपको आ जाएगा 597.06। कैसे किए तो आप इसको घटाइएगा। ठीक है, ये आपका बड़ा हो गया, ये छोटा, इसमें से इसको घटाइएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का अंतर जो रुपया में है 597.06 है। और रेशियो के अनुसार देखा जाए तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 107। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से हम लोग करे देखते हैं। तो देखिए 597.06 अंतर था, अंतर का तुलना यहाँ पर 107 से करेंगे और गुना हम लोग 50 निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे 50, और 50 क्या है हमारा हानि, तो हानि बराबर निकाल देना है यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा 279 आ जाएगा, 279 यानी 279 रुपया का हानि हो गया। तो अब यहाँ से मैं क्रय मूल्य निकालूंगा। क्या निकालूंगा क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या है 2230 रुपया में बेचने से 279 का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस का हानि होता है। ठीक है, जैसे इसको जोड़ा तो हमें हो गया 2509 रुपया, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब बोला 14% का लाभ कमाना है तो एसपी चाहिए, तो 2509 का, ठीक है, कितना निकाल दें 14 का लाभ है। कोई भी सामान अगर इसका ये अपने आप में 100 होता है, 14 का लाभ कमाना चाहते हैं तो 114/100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2860.26 रुपया हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट का घोषणा कर दिया। रिवान छूट 810 रुपया बचाना चाहता है। रिवान कितने का बचाना चाहता है 810 रुपया बचाना चाहता है। तो कितना शर्ट खरीदना चाहिए उसे यदि एक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया। जब एक शर्ट का, जब देखिए क्या लिखा हुआ है, जब एक शर्ट का दाम 540 रुपया है और प्रत्येक शर्ट पे कितने की छूट दे रहा है 30% का, तो इसका मैं 30% मैं निकालूं यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4 12 2 हाथ मेरा 1 5 15 116, यानी ये एक शर्ट पे छूट हो गया। एक शर्ट पे कितने का 162 रुपया का छूट मिल रहा है। टोटल कितने का छूट बचाना चाहते हैं 810 रुपया। तो 810 रुपया का छूट है तो एक पर इतना छूट, तो 810 कितने पर, तो 162 से भागा दे दीजिए, यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। यानी कितने शर्ट खरीदना चाहिए 5 शर्ट खरीदेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। क्लियर है, बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर। लिखा हुआ है एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। पहले तो बोला कि मैं 12% के लाभ पर बेच रहा हूँ और वजन में भी क्या करता है घपला कर दिया, कितने का 15% का। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा पूछ रहा है। तो देखो जब भी लाभ या हानि की बात हो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखेंगे।
ठीक है, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखेंगे। हमेशा एक वस्तु पे चलिएगा, हमेशा एक वस्तु पे चलिएगा। एक वस्तु कहने का मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम का वजन अगर 5 रुपया है तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा, 5/100 कीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम प्रोसेस यहाँ करना है। अगर 12% का लाभ पर बेच रहे हैं तो कहिएगा सर 100 रुपया का सामान 112 में बेच रहे हैं। ठीक, वजन में क्या कर दिया, 15% का कमी। तो वजन में क्या, देखो एक वस्तु में क्या किए, एक ग्राम निकालना है तो रुपया ऊपर में और वजन कहाँ लिखे हैं, नीचे में। तो यहाँ रुपया ऊपर में हो गया, वजन नीचे लिखेंगे। अब देना था इसे 100 ग्राम, दिया कितना, 15 ग्राम कम 85 ग्राम। तो ये एक ग्राम का क्रय मूल्य हो गया, 1 ग्राम का विक्रय मूल्य हो गया। तो ये कट गया यहाँ से, तो ये आपका हो गया 85, कितने हो गया, ये हो गया आपका 85 और ये हो गया आपका 112। ठीक है, 85 और 112 हो गया। कितने का लाभ हो गया, 27 का, 27 का लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%, यही तो निकालना था हमें। ठीक है, तो यहाँ से काट दिया जाए 5 से 17, 5 से 20 यानी कि 540/17। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 31.76%, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है? देखो स्लो पढ़ाना मेरा काम इसलिए है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर। 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। तो अगर ये रूम है, मान लो ये अगर रूम है, ठीक है, तो इसमें अगर सबसे बड़ा खंभा दिखा जाए तो इस कोने से इस कोने में तिरछा रखेंगे। और तिरछा रखने का मतलब है कि ये आपका घनाभ का विकर्ण हो गया। तो घनाभ का विकर्ण का यहाँ फार्मूला लगेगा, खंभा बराबर √L² + B² + H² हो जाएगा। आपका लंबाई दिया हुआ है, आपका लंबाई 1 हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। तो 10 का स्क्वायर 100, प्लस में 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, अगर टोटल देखा जाए 225, यानी कि यहाँ से खंभे की लंबाई कितना हो गया, 15 मीटर, जो आपका ऑप्शन 4 में। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए 7 नंबर देखिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 8 और 40 है। तो संख्या का गुणनफल बोला तो यहाँ हम जानते हैं सर, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मासा होता है। ये सभी लोग जानते होंगे। तो इस दोनों संख्या का गुणनफल तो पूछा है, आपका लसा 40 दिया हुआ है, मासा 8 दिया हुआ है, यानी कि 320 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर है? बहुत अच्छे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लिया, जिसके लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतना रुपया का भुगतान करके अपना उधार चुका दिया तो उसे कितनी राशि उधार लिया था, जो पूछ रहा है। मूलधन पूछा है, सीधा इसको मूलधन पूछना था। क्या पूछना था? मूलधन पूछना था। ठीक है, क्या बोला, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के उधार लिया था। ठीक है, तो रेट कितना हो गया आपका, 10% हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मैं CI प्रतिशत निकालता हूँ, 10% के हिसाब से सर हम जानते हैं सर 2 वर्ष का कितना हो जाता है, 21%। कहाँ से हुआ, तो ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, 10 + 10 + 10 गुने 10/100 कीजिएगा, आपका 21 आ जाएगा। तो 2 वर्ष का 21 और फिर 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 वर्ष के लिए 21 हो गया। तो फिर से लगा देंगे A + B का फार्मूला, 21 + 21, 21 गुने 21/100 कीजिएगा, तो 21 21 42 और प्लस का इतना हो जाएगा, यानी 42 4 46.41, 46.41 आपका क्या होगा, CI प्रतिशत होगा। तो बोला कितना उधार चुकाया, ये आपका ये 21,961.50 है। 4 वर्ष के अंत में भुगतान चुका, यानी कि ये मिश्र धन है। ये क्या है आपका, मिश्र धन है। ठीक है, ये क्या है आपका, मिश्र धन है। ठीक है, तो मिश्र धन का तुलना हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन से कर देंगे। मिश्र धन का तुलना किससे करेंगे, मिश्र धन से कर देंगे। ठीक है, तो अब ये मिश्र धन आपका 21,906.50 दिया हुआ है। यहाँ से मिश्र धन हो जाएगा आपका 146.41। कहेगा सर यहाँ 46 है, 146.41 कहाँ से लाए हैं। तो देखो
प्रिंसिपल अपने आप में 100%, CI आपका हो गया 46.41। तो अमाउंट जो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस CI होता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों जोड़ दिया, इतना हो गया। अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, कितने से? 100 से गुना। क्लियर है? यहाँ ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपका ये यहाँ पर कितना है 100, ठीक है। इससे काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 150 मतलब में, टोटल 150 मतलब में कटेगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इतना रुपया। मूलधन कितना हो गया? 15,000 रुपया, जो आपका ऑप्शन 3 में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत अच्छे प्यारे साथ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 9 नंबर लिखा हुआ प्रश्न में 9 नंबर, ये आपका मीटर है, ठीक है। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ते हैं, तो वह आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेगा, जो पूछा है। देखो जैसे कि एक वृत्ताकार है इस तरह का, टोटल 400 मीटर का है। टोटल कितने का है? 400 मीटर का। 2 व्यक्ति है, एक आपका 10 के स्पीड से दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति आपका 16 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है। इस तरह से ही दौड़ेगा, ठीक है। तो कितने सेकंड बाद दोबारा एक दूसरे को मिलेगा, पूछ रहा है। तो जब भी मिलने का समय होगा ना, तो एलसीएम ले लेना है, किसका? टाइम का। एलसीएम किसका लेना है? टाइम का। एलसीएम टाइम का ले लीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो पहला व्यक्ति की बात किया जाए तो डिस्टेंस 400, 10 के स्पीड से 40 सेकेंड। कितने सेकेंड? 40 सेकेंड। और दूसरा व्यक्ति की बात किया जाए तो 400 बट्टा का 16 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, 25 सेकेंड। यहाँ सीधा कुछ करना नहीं है आपको, 40 और 25 का लासा ले लीजिए, 200, यानी 200 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा? आपस में मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। लिखा यदि A अनुपात B अनुपात C, पहले इक्वेट करते हैं। A B कितना है? 5:6। B कितना है? 6:7, ठीक है। जब दोनों B का वैल्यू सेम है तो कुछ करना नहीं है, 5, 6, 7 आपका हो गया ABC का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर देना A प्लस B, तो A आपका 5 और B कितना है? 6, तो 6 5 11 हो गया। B प्लस C बोला है, ठीक है। तो B कितना है? 6 और C कितना है? 7, तो 7 6 13 हो गया। और C A बोला है, तो C आपका यहाँ पर 7 है और ये कितना है? 5 है। 7 5 12, यही आपका आंसर हो जाएगा 11:13:12। देख लो आपका ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में 11 नंबर, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह 20% का छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, पूछ रहा है। तो मान लो क्रय मूल्य कितना 100, बढ़ा के लिख दिया MRP कितना बढ़ाया 15, 115 हो गया। छूट दिया, बेचेगा, कितने का छूट दिया? 20% का, ठीक है। तो 115 का 20 का छूट दिया, यानी 80 में बेचेगा। 80 निकाल लो डायरेक्ट, 80/100, ठीक है। 1 घट गया। अब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 5 40। अच्छा अभी भी काट, 5 दूनी 5 से 23 हो गया, 2 से ये काट दो 4, 23 चौका कितना हो गया? तो 4 के 12 2 हाथ मेरे 1, 4 दूनी 1 9, 92। अब 100 का सामान 92 में बेच रहा है, ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 100 का सामान कितना बेच रहा है? 92 रुपये में। कितने का हानि हुआ? 8 का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100% होता है ना। तो हानि कितने का हुआ? 8% का। तो आपका आंसर 2 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल देखें, लिखा हुआ एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई कितना है, ठीक है। टैंक की क्षमता दिया मीटर क्यों, यानी कि इसका आयतन दिया हुआ है। अब बेलनाकार टैंक है यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ 5632। तो पाई का मान हो गया 22/7। रेडियस कितना हो गया? ये आपका व्यास अगर 16 है तो रेडियस कितना होगा? 8। और ऊंचाई आपको पूछ रहा है, ठीक है, 5632। काट दूँ 8 से मैं, 8 7 56, 8 चौके 32। मैं अगर 8 से फिर से काटूँ, 8 8 64, 8 8 64, मैं फिर से काट दूँ 4 मरतबे में, तो h बराबर कितना हो गया? 7 × 4 28 सेंटीमीटर मीटर में, ठीक है, 28 मीटर।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये फार्मूला आप याद रखना था, ठीक है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। क्लियर है, बहुत अच्छा। आइए 13 नंबर देखिए, लिखा हो प्रश्न में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 15 गुना है, कर दिया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है 112, यानी सम है आपका एलसीएम और एचसीएफ का 112। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकते हैं 16x बराबर 112, x बराबर लिख सकते हैं क्या, कितने मरतब में हो जाएगा, 7 मरतब में, ठीक है। तो बोला इफ़ वन नंबर इज 49, एक नंबर 49 है तो दूसरे नंबर क्या होगा पूछ रहा है। तो अगर मैं 7 का वैल्यू निकाल दिया तो ये हो गया आपका 7, ये आपका हो गया 15 सत्ते 105, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जब निकल गया तो फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक संख्या 49 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम आपका हो गया कितना 105, एचसीएफ आपका हो गया 7 से ही कट गया और 7 से ही कट गया 15, तो द्वितीय संख्या क्या निकल के हमारा आ गया 15 आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए 14 नंबर, एक बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया, तो भार में प्रतिशत कमी पूछा है। प्रतिशत कमी पूछा है तो देखिए कितना के कमी हो गया, 16 का कमी हो गया। तो कमी हुआ 16 सर कितना पर, 80 पर, गुने कर देना है 100%। 16 पच्चे 80, 20 पच्चे 100, कमी हो गया 20% का। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, जो आपका ऑप्शन 4 में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए 15 नंबर, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करना है। संख्या मेरा 350 है, पहले 20% बढ़ेगा 120/100 हो जाएगा, घटेगा 25 तो हो जाएगा इस बार 100 में से 25 गया 75/100। इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारा आंसर 25 दिया, 25 चौका 20 छक्का 20 25, ठीक है। और ये 5 से कटेंगे 70, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका यहाँ से 35 हो गया। 35 गुने 9, 9 पचे 45, हाथ में रहा 4, 9 तिया 27, 4 31, 315 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। आइए 16 नंबर देखते हैं, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य आपका दिया हुआ है 89 रुपया, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा पूछ रहा है। तो योग हम जानते हैं सर, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। योग क्या होता है, औसत गुने संख्या, ठीक है। तो योग निकालेंगे 10 वस्तु का, तो औसत गुने संख्या, औसत कितना है 89, संख्या कितना है 10, योग ये आपका योगफल निकल गया 10, 10 संख्या का योगफल निकल गया, उसमें से एक संख्या का योग घटा दीजिए, ये 9 संख्या का योग निकल गया, औसत निकालना तो योग बटा संख्या, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। तो 890 में से 35 को घटाइए 900 भागा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, और ये आपका 8 में से 3 गया 5 हो गया, 855/9, 9 9 81, 9 5 45, 95 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर, लिखा हुआ है 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 228 रुपया। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस तरह का एग्जाम में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक में समय हो जाता है दुगना। तो अगर मैं CI की बात किया जाए, CI की तरफ से बात किया जाए तो टाइम हो जाएगा आपका दुगना, तो 1.5 का दुगना 3 वर्ष हो जाएगा, और रेट हो जाता है आधा, तो यहाँ 8 है तो हो जाएगा 4%। और SI की बात किया जाए तो वार्षिक है, यानी कि वार्षिक है तो समय इसके लिए आपका 1.5 वर्ष ही रहेगा, और जो आपका रेट होगा वो आपका 8% ही रहेगा। तो SI प्रतिशत कितने हो जाएगा, 1 साल में 8%, आधा 1.5 साल यानी 1 साल और 6 महीना, तो 1 साल यानी 12 महीना, 12 महीना के लिए 8%,
अब प्लस 6 महीना के लिए इसका आधा 4%, यानी कि यहाँ से आएगा 12%। जो भी उठेगा मूलधन होगा उसका 12% ब्याज यहाँ से उठेगा। और CI की बात किया जाए तो CI की बात किया जाए तो 3 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट CI प्रतिशत निकालने का, 3R प्लस 3R स्क्वायर प्लस RQ होता है, ठीक है। अब बट्टा में मतलब पीछे से इस तरह के याद रखना है और पीछे से 3 अंक के बाद 4 अंक के बाद एक 10 मान लो बैठाना है। तो हम पीछे से चलेंगे, 4 है, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 4 अंक आ गया 10 मान लो, 4 तिया 12। ये आपका प्रतिशत निकल गया, प्रतिशत CI प्रतिशत निकल गया, ये आपका साधारण ब्याज निकल गया। इस दोनों का अंतर आपका प्रश्न में दिया हुआ, यहाँ पर ये दोनों का अंतर देखा जाए तो अंतर आपका दिया हुआ है कितना? आपका 0.4864% है। प्रश्न में अंतर कितना है? 228 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, 0.4864 से, और गुणे 100 कीजिएगा, मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आपका काम है, इसको सॉल्व करना आपका काम है। ऐसे मैं आंसर बता देता हूँ, 46875 रुपया आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ प्रश्न में 18 नंबर, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा? चौथे समानुपाती पूछा है ना, तो यहाँ पर देखो 7, 5, 3 है और x ले लो, और दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से करना, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर कर सकते हैं सर, नज़दीक का गुना नज़दीक, 5 या 15/7 हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तीसरे तो ये x हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि सर 7/13 बराबर 13/x लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया? 169/7 हो गया। और यहाँ प्रश्न में बोला है दोनों का अनुपात, तो यहाँ से 15/7 हो गया, यहाँ पे 169/7 हो गया, ये कट गया, 15:169 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यारे साथियों। देखिए आप देखते देखते हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे आ गए। 19 नंबर कहता है कि A और B एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, तो A शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? तो फिर से वही काम आ गया टाइम एंड वर्क का। A करता है सर 10 दिन में, B करता है 15 दिन में, टोटल काम कितना? इस दोनों का लासा लीजिएगा, 30 हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल काम मेरा 30 हो गया। तो अगर 10 दिन में 30 काम करना है तो एक दिन में 10 दिया 30 और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में A 3 काम और B करता है एक दिन में 2 काम। अब बोला प्रश्न में B 3 दिन कर लिया, तो 2 काम करके 3 दिन कर लिया, तो 6 काम तो B कर लिया। बचा कितना काम? 30 में से 6 गया, 24 काम बचा हुआ है। 24 काम कौन करेगा? एक करेगा, और एक करेगा एक दिन में 3 काम, तो 24 काम करेगा 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन 3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न आ गया है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आपको इस तरह से मैथ्स यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा एकदम आराम तरीका से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको एग्जाम में पास होना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है? एक बस स्टेशन P से Q तक 70 का स्पीड से गया और Q से P तक 90 का स्पीड से गया। मान लो यहाँ पे P है, Q है, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, गया 70 का स्पीड से, आया 90 का स्पीड से। प्रत्येक स्थिति में देखो दूरी समान है, प्रत्येक स्थिति में क्या हो गया? दूरी समान गया। जब दूरी अगर समान रहे, जब दूरी आपका समान रहे, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई, और 2 क्या है यहाँ पर? 2 आपका 2 हो जाएगा। x क्या है? पहला स्पीड, y क्या है? दूसरा स्पीड। तो 70 गुने 90 कीजिएगा, और नीचे 70 प्लस 90, 9 7 16 160 हो जाएगा। यहाँ से आप 1 सुना ये कट गया, 2 8 ये कट गया, बचा कितना आपका? ऊपर में 7 9 63 630 बटा 8 कीजिएगा, 8 7 56 हो गए, 8 7 56 हो गया, बचेगा 4 3 7 0, तो हो गया 8 8 64, बचा 6 0, 8 7 56, 8 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। जो आपका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग का यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।